सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली यहाँ हमें तो यही पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया के हालात कैसे थे, इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आए ब्रिटिशर्स की वजह से, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स करके गए थे हमारे इंडियंस का। बेसिकली वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको ये समझाया कि कैसे ब्रिटिशर्स एंटर हुए थे इंडिया के अंदर, एंटर होने के पीछे उनके मोटिव क्या थे। तो अगर तुम अच्छे से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ना चाहते हो ना बेटा, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगी कि जिस तरीके से आजकल वेब सीरीज़ का ज़माना है, तो बस यही समझना कि अब मेरी आने वाली हर एक क्लास तुम्हारे लिए एक वेब सीरीज़ ही है, जिसका एक एपिसोड ऑलरेडी हो चुका है और उस एक एपिसोड में मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताई और उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड होगा अब हमारा सेकेंड एपिसोड। तो यहाँ पर हर एक क्लास एक एपिसोड है, जहाँ पर आप ये देखोगे कि हर आए दिन आपको कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है। प्लस जो भी नया पता चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका लिंक उन पुराने एपिसोड्स के साथ है जिसको आप ऑलरेडी देख चुके हो। और अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रट्टा नहीं मारना है और उसको समझना है, तो बस इसको एक स्टोरी की तरह ही लेकर चलना। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि एक वेब सीरीज, कि रोज मैं आपको इस स्टोरी का कुछ ना कुछ हिस्सा बताऊंगी जिसको आपको याद रखना है, और ऐसे ही मेरे साथ साथ ही आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। तो ज़रा अब अच्छे बच्चों की तरह सबसे पहले तो अटेंडेंस लगा दो, आईईडी लेक्चर 2 चैप्टर नंबर 1। साथ ही साथ मुझे ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें क्लास फर्स्ट पढ़ाई थी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि कब कब जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में एंटर हुए थे, वो कौन सी बैटल थी और वो कब लड़ी गई थी जिसकी वजह से वो हमारे देश में घुसपैठ कर पाए, और हमारे देश में एंटर होने के पीछे उनके वो दो मोटिव कौन से थे, वो फटाफट से मुझे कमेंट में बता दो। और तुम्हारे कमेंट मुझे सच में ये बात बताएंगे कि तुम पढ़ रहे हो और तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मेरे लिए भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हाँ, बच्चों को हर चीज़ यहाँ पर क्लियर हो रही है। ठीक है, चलो लगाओ अटेंडेंस, लिखो सारी बातें, स्टार्ट करते हैं अपना आज का एपिसोड। तो बेटा अब मैं आपको जरा एक बात बताती हूँ कि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हम इंडिया के हालात पढ़ रहे हैं। हम इंडिया के हालातों को यहाँ पर तीन फेजेस में, या मैं कहूँगी कि तीन अलग अलग एरियाज में देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन रही है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के एरिया में ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर को बदल दिया था, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा टॉपिक, वो इंडस्ट्री के बारे में रहेगा कि इंडस्ट्री के अंदर उन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए, हम पहले क्या कर रहे थे और उनके आ जाने के बाद क्या हुआ इंडस्ट्रियल एरियाज में, हम वो पढ़ेंगे। और उसके बाद बेटा हम लास्ट यहाँ पर पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या हो रहा था और उसका हमारे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ा। बेसिकली वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में उन लोगों ने क्या किया, कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वो हमें देके गए थे, तो वो सब क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया, कंटेक्स्ट समझ में आ गया कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हो। तो अब हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया क्या कर रहा था उस टाइम पर और किस तरीके के हालात हमें वहां पर देखने को मिल रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो प्रॉस्परस थी, एग्रेरियन थी और वेल डिफाइंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए जानी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें तो पहले से ही चलती आ रही थी। हम ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद भी एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, यानी कि अब भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई थी। सो अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन lived mostly in the villages and derive their livelihood directly or indirectly from the agriculture। तो लगभग 85% पॉपुलेशन ऐसी थी जो गांव वगैरह में रहती थी और गांव में उनके पास कुछ जमीनें थी। तो मोस्टली लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए एग्रीकल्चर के कामों में ही लगे रहते थे और एग्रीकल्चर ही उनका एक मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड था। आप चाहे उसको कहो कि वो डायरेक्टली लगे हुए थे या इनडायरेक्टली लगे हुए थे। However, despite being the occupation of such a large population, the agriculture sector continued to experience the stagnation and not
इनफ्रिक्वेंटली अनयूजुअल डिटरेशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है बेटा, स्टेग्नेशन। अब इस स्टेग्नेशन का मतलब क्या है? अब बेटा अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टेट क्या था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर थे, तो उस टाइम पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति कैसी थी, उसका स्टेट कैसा था, आपका आंसर होना चाहिए स्टेगनेंट, कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर स्टेगनेंट था, या मैं कहूँ कि उस टाइम पर जो सिचुएशन थी वो स्टेग्नेशन की सिचुएशन थी। अब स्टेग्नेशन का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, थमा हुआ, यानी कि एक ऐसी ग्रोथ जो बहुत धीरे धीरे यानी कि कह सकते हो कि ना के बराबर हो रही है। जैसे कि तुम जब पढ़ाई करते हो, तुम दिखाते तो हो कि तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन तुम वहां पर पढ़ थोड़ी रहे होते हो, तुम्हारा दिमाग तो कहीं और होता है, और बुक सामने खुली होती है। तो कहने को तो तुम 5 घंटे बैठे थे बुक को लेकर, लेकिन तुमने पढ़ाई कितनी करी? बिल्कुल ना के बराबर। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर का जो डेवलपमेंट था वो ना के बराबर था। वहां जो ग्रोथ थी वो रुकी हुई थी, थमी हुई थी, कांस्टेंट हो चुकी थी। इसीलिए यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, स्टेग्नेशन। तो कैसी स्थिति थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की? स्टेग्नेंट। ठीक है। नाउ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम लो, though in absolute term the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under the cultivation। तो अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वहां पर कम ही थी, लेकिन कुछ ग्रोथ देखने को मिली थी। जब हमें ये देखने को मिला कि कल्टीवेशन के लिए जब एरिया बढ़ गया था, तो बस उस वजह से हमें यहाँ पर कह सकते हो कि ग्रोथ देखने को मिली थी। बट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं थी। ठीक है। अब ये जो मैंने एक वर्ड यूज किया था स्टेगनेंट, और जो स्टेग्नेशन की सिचुएशन है, इसके रीजन क्या है? स्टेट स्टेग्नेशन है, और उस स्टेट के हो जाने के रीजन कि क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टेग्नेशन की सिचुएशन को फेस कर रहा था। अब रीजन फॉर स्टेग्नेशन के लिए हमें लेनी पड़ेगी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की पिक्स। क्या लेनी पड़ेगी बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर की पिक्स लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताती हूँ कि पिक्स से मेरा क्या मतलब है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं रीजन दूं कि स्टेग्नेशन क्यों था, तो उसके लिए मैंने सबसे पहला फैक्टर पकड़ा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी क्या थी। तो प्रोडक्टिविटी की मैं बात करूँ तो उस टाइम पर जो प्रोडक्टिविटी थी वो कैसी थी बेटा? वो थी लो लेवल की प्रोडक्टिविटी। तो पी से जनरेट हुआ प्रोडक्टिविटी, और पॉइंट बन गया हमारा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर मैंने पकड़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन क्यों था। अरे वहां पे इन्वेस्टमेंट कितनी होती थी ये तो बताओ। तो दूसरा मैंने आई से फैक्टर पकड़ा इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या फैक्टर पकड़ा? इन्वेस्टमेंट। और मुझे ये पता चला कि उस टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी बहुत ज्यादा कमी थी। तो वहीं से मुझे पॉइंट मिल गया स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। वहीं से मुझे पॉइंट मिल गया स्केयरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने तीसरा फैक्टर पकड़ा कि एक बात बताओ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग किस चीज के लिए काम कर रहे थे। मतलब जो भी उनकी कह सकते हो कि जो फसल आती थी, जो भी उनकी हार्वेस्टिंग होती थी, उस हार्वेस्ट का, उस क्रॉप का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए होता था? क्या वो सेल्फ कंजप्शन के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग चल रही थी, या बाजारों में बेचने के लिए भी वो लोग काम कर रहे थे? तो यहाँ से मुझे एक जानकारी मिली, मेरे कानों में उड़ती उड़ती हवा आई कि ब्रिटिशर्स ने आते ही यहाँ पर इंडियंस को मार्केट में सामान को बेचना सिखाया। मतलब हम तो सीधे साधे लोग इंडियंस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सिर्फ उतना ही काम कर रहे थे, उतना ही एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे जितना हमारे परिवार के लिए जरूरी था, जितना सेल्फ कंजप्शन के लिए सफिशिएंट था, हम सिर्फ उतने ही खेतीबाड़ी कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने लालच में हमें एक चीज सिखाई कि मार्केट में भी कैसे बेचा जाता है। तो बेसिकली मुझे तीसरा फैक्टर यहाँ से पता चला कि यहाँ ना कमर्शलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी क्या हो रहा है? कमर्शलाइजेशन, की अब एग्रीकल्चर में भी सामान को मार्केट में बेचा जा रहा है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट यहां से निकल गया। क्या निकला बेटा? वो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट में मैंने इनसे पूछा, मेरे को फिर से उड़ती उड़ती हवा आई कि आपको पता है स्टेग्नेशन का सबसे बड़ा रीजन क्या था? मैंने कहा क्या? एक सेटलमेंट चल रहा था, सरकार और किसानों के बीच में एक सेटलमेंट चल रहा था। मैंने कहा अच्छा, ये सेटलमेंट सिस्टम क्या था?
तो फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, इसी ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो मुझे पता चला कि चौथा फैक्टर था सेटलमेंट से रिलेटेड, और वहां पर पता है बेटा क्या चल रहा था, वहां पर चल रहा था एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या चल रहा था बेटा, एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम। और मैंने इन सभी चीजों की पिक्स ली और मुझे पता चला कि अच्छा, तो इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट था। तो बेटा ये 4 फैक्टर्स हैं, याद रख लो क्या क्या है। पहला है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, दूसरा है स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, तीसरा है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और चौथा है आपके पास लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो मैंने आपको एक मेमोरी ट्रिक भी बताई, मैंने रिलेट करके भी बताया, ताकि आपको पॉइंट ऐसे ही याद हो जाए। तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ओके, अब बेटा बढ़ते हैं जरा इनके डिटेल्स पर। चलो ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके डिटेल पर। देखिए जरा, सबसे पहला और सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला सिस्टम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब थोड़ा सा जरा मैं आपको ये सिस्टम के बारे में समझाऊं तो क्या था। देखो, ऐसा होता था कि ये हमारे फार्मर्स, एक तरफ हमारे फार्मर्स थे, ठीक है, एक तरफ हमारे कुछ फार्मर्स थे। इन लोगों के पास, मतलब इन लोगों को कुछ लैंड्स अलॉट हुई। भाई देखो, अब तो ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, अब हमारा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ उन्हीं का था, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो हमारे कुछ फार्मर्स को लैंड अलॉट हुई। लैंड अलॉट होने के बाद अब एक कानून यहाँ पर चला कि भाई हम आपको अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। अब क्योंकि आप हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहे हो, तो बदले में आप हमें कुछ ना कुछ देंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, अभी भी अगर आप देखो कि अगर हम किसी का घर किराए पर लेते हैं तो बदले में उसको हमें कुछ देना पड़ता है ना, फ्री में तो कोई भी हमें उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं देता है। तो बेटा यहाँ पर उस लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करने के बदले में हमसे सरकार कुछ मांग रही थी। वो जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि ये जो ब्रिटिश के राक्षस बैठे थे, ब्रिटिशर्स, ये जो राक्षस से थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले लोग, ये हमसे बदले में कुछ मांग रहे थे। ठीक है, ये इनका ये रहा कटोरा सा था, ये हमसे कुछ मांग रहे थे यहाँ पर। तो हमने कहा ठीक है, बताओ क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा आप हमें यहाँ पर टैक्स दोगे, इस लैंड को इस्तेमाल करने के बदले में आप हमें यहाँ पर क्या दोगे, आप हमें यहाँ पर कोई टैक्स दोगे। तो भाई जब वो कह रहे हैं तो देना पड़ेगा। और आपको पता है ये टैक्स बहुत ज्यादा हुआ करता था। प्लस सिर्फ टैक्स ही नहीं ले रहे थे हमसे, टैक्स के नाम पे एक तरीके से हमें लूट रहे थे। और ये कह देते थे कि अगर टाइम से टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हें तुम्हारी जमीनों के ऊपर से हटा दिया जाएगा, तुम्हें सारे राइट्स अपने वापस देने पड़ेंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये निकम्मे नालायक लोग क्या डायरेक्टली ये काम कर रहे थे? नहीं, इन्होंने हमें ही बर्बाद करने के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा था कि हम अगर इनके पास जाएंगे तो पता नहीं हमें ये टैक्स देंगे या नहीं देंगे। हम लोग बीच में कोई एक मिडल मैन रखते हैं। अब कौन जाएगा इतने सारे छोटे छोटे फार्मर्स के पास टैक्स को कलेक्ट करने के लिए? तो इन्होंने बीच में अपने जैसे कुछ लोग बिठाए यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के लिए, और इन्हें नाम दिया गया जमींदार्स। इन्हें कौन बोला गया? जमींदार्स। अब क्या होता था कि जमींदार आते थे फार्मर्स के पास और फार्मर्स से रेंट लेते थे, या रेंट, या जिसे हम यहाँ पे टैक्स बोल रहे हैं, या इनकी भाषा में इसे लगान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लगान। तो फार्मर्स वो लगान जमींदारों को देते थे, जमींदार वही लगान ब्रिटिशर्स के कटोरे में डाल देते थे। अब आपको पता है एक्सप्लोटेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? ब्रिटिशर्स ने जमींदार से कहा कि हमें ना झंझटबाजी नहीं चाहिए, हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि मान लो किसी एक फार्मर के पास एक इतना जमीन का टुकड़ा है, तुम्हें हमें उससे 100 रुपए लाके देने हैं। हमें उससे कितने रुपए लाके देने हैं? 100 रुपए लाके देने हैं। अब तुम उससे 100 रुपए लाओ, 150 रुपए लाओ, 50 रुपए लाओ, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हम तुमसे 100 रुपए लेंगे। तो यहाँ पर सरकार ने तो जमींदार के साथ वो लगान फिक्स कर लिया कि मुझे तो 100 रुपए चाहिए। तो यानी कि जमींदार तो इसके कटोरे में 100 रुपए डालेगा, लेकिन वो जमींदार कर रहा था एक्चुअल में एक्सप्लॉइट फार्मर्स को। वो कहता था कि तुम्हें देने पड़ेंगे 150 रुपए। तो 150 रुपए इकट्ठा करता था, उसमें से 100 रुपए ब्रिटिशर्स को देता था, और वो 50 रुपए से अपने मोटे मोटे पेट भर लेता था। तो ये था द रियल एक्सप्लॉइटेशन, कि जमींदार क्या करते थे कि सरकार ने तो फिर भी एक बार को फिक्स्ड रेंट जो था या लगान जो था वो बता दिया था, लेकिन ये जमींदार एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, ये इनसे ज्यादा रेंट लेता था, और जो रेंट ब्रिटिशर्स को देना था उनके साथ फिक्स हुआ था वो उनको पे कर देता था, और बाकी बचा हुआ एक्स्ट्रा रेंट, एक्स्ट्रा लगान सब अपने पास रखता था।
ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। पहली चीज क्या है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम कैसे हुआ, यहाँ पे लैंड का सेटलमेंट कैसे हुआ कि इन्होंने फार्मर्स को जमीनें बांटी और ये बोला कि हम आपको यहाँ पर खेती बाड़ी करने दे रहे हैं, आप कर सकते हो खेती बाड़ी, खुलकर करो, मौज में करो, लेकिन बदले में लगान देना पड़ेगा। लगान लेने के लिए तुम्हारे पास हमारा एक एजेंट आएगा जिसका हम नाम दे रहे हैं जमींदार। ठीक है, फिर बैठ के इन्होंने जमींदारों से बात कर ली कि देखो भाई जमींदार, अपने अपने एरिया के किसानों को संभालो और हमें तो तुम 100 रुपए दे देना, अब तुम अपने पास से जो मर्जी ले लो उनसे, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो हमारा 100 रुपए चाहिए। तो ये जमींदार डराते थे, धमकाते थे फार्मर्स को और कहते थे कि 150 रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, और अगर तुमने 150 रुपए, डेट भी फिक्स कर देते थे कि भाई 10 दिन में, 15 दिन में तुम्हें 150 रुपए देने पड़ेंगे, अगर कही गई डेट पर तुमने पैसा नहीं दिया तो ये जमीन तुमसे छीन ली जाएगी। ठीक है, तो देखो जमीनें उन्हीं की थी लेकिन उनको उसके ऊपर किराएदार बना दिया गया था बेसिकली। ठीक, तो पहला एक्सप्लॉयटेशन ये हो गया। दूसरा क्या कि अब इन लैंड्स की प्रोडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी, अब उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करना था। तो भाई देखो, जो भी प्रॉफिट भी आ रहा था लैंड से वो इतना भी नहीं आ रहा था कि उस प्रॉफिट को कहीं ना कहीं जमीनों पर यूज किया जाए। तो बेचारा फार्मर तो पहले ही लुट रहा था, भाई पहले ये लोग इनको इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, प्लस इन लैंड की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इन दोनों में से किसी ने भी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया कि भाई देखो ज्यादा अगर प्रोडक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं इनका भी फायदा हो सकता था, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था। इनको तो ये लग रहा था यार फ्री के 100 रुपए भी जो आ रहे हैं वो तो बहुत है हमें। तो किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के पीछे इनका कोई मतलब, एक कह सकते हो कि इनकी इच्छा ही नहीं थी। इनको लग रहा था कि ठीक है जो आ रहा है बहुत आ रहा है। ठीक है, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम समझ में आया। तो चलो एक बार इसको हम रीड करते हैं कि यहाँ पर बुक्स में क्या लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है दिस स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। अच्छा बेटा, यहाँ पर ना बहुत सारे सिस्टम्स थे। अब बेटा यहाँ पर ना लैंड सेटलमेंट के बहुत सारे सिस्टम चल रहे थे उस टाइम पर। ये जमींदारी सिस्टम तो था ही, साथ में रियायत वारी सिस्टम चल रहा था, महलवारी सिस्टम चल रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था वो जमींदारी सिस्टम था। तो आपका जो डिस्कशन रहेगा लैंड सेटलमेंट सिस्टम को एक्सप्लेन करते टाइम वो इसी जमींदारी सिस्टम का ही रहेगा। ठीक है, तो नाम मैंने आपको बता दिया लेकिन जो डिस्कशन है हमारा वो मेनली जमींदारी सिस्टम का ही है। So there were various system of the land settlements that was introduced by the colonial government। तो उन्होंने अलग अलग तरीके के लैंड सेटलमेंट सिस्टम चलाए, जिसमें उनका एक सिस्टम ये भी था कि डायरेक्ट जो फार्मर है वही गवर्नमेंट को जो है पैसे दे रहे थे। The profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindars instead of the cultivators। अब देखो जो भी प्रॉफिट यहाँ पर निकल कर आ रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर से वो सीधा का सीधा किसके पास जा रहा था? जमींदारों के पास जा रहा था। मतलब मेहनत कोई और कर रहा था, फल कोई और कमा रहा था। बेचारे कल्टीवेटर्स इतनी मेहनत करते थे उस जमीनों के ऊपर और उनसे जो प्रॉफिट होता था वो उसको ये जमींदार अपने पास ले जाते थे और अपना पेट भरते थे। जमींदार्स एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट, देखो ये दोनों लोग जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। और दोनों में से किसी ने भी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ भी काम नहीं किया। ठीक, The main interest of the zamindar was only to collect the rent regardless of the economic condition of the cultivator। बेचारा वो कल्टीवेटर वो लगान देने के बाद उसके पास कुछ बच भी रहा या नहीं बच रहा इस बात से इन्हें कोई लेना देना नहीं था। इनको तो बस यार ये था कि ठीक है हमें हमारा लगान मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये उस वाले चीज को फॉलो कर रहे थे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये कर रहे थे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद to a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude। अच्छा, अब इनका ये जो एटीट्यूड था वो इसलिए भी था क्योंकि एक जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम चलाया गया था सरकार की तरफ से, मतलब सरकार भी बहुत ज्यादा जोर डालती थी जमींदार के ऊपर कि आपको रेंट कलेक्ट करना है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने उनको अपना एक एजेंट बनाया है और इन एजेंट से उनको अपना काम निकलवाना है तो देखो ऐसा नहीं है कि जमींदारों के ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर वो लोग भी डालते होंगे कॉलोनियल गवर्नमेंट कि जाओ भाई हमें हमारा रेंट कलेक्ट करके लाके दो, नहीं तो तुम्हें जो हमने फैसिलिटीज दे रखी है वो तो फैसिलिटीज तुमसे भी छीन ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट ही ऐसा कर रखा था कि इस तरीके का एक्सप्लोटेशन अल्टीमेटली कौन बियर कर रहा था? अल्टीमेटली सारा एक्सप्लोटेशन तो हमारा कल्टीवेटर ही बियर कर रहा था। Dates for the depositing specified sum of revenue were also fixed, failing to which zamindars were to lose their rights। अब ये भी था
कि भाई डेट्स फिक्स कर दी गई थी, अगर उस डेट पे पैसा नहीं दोगे तो आपसे आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, ठीक है। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है बेटा, चलो देखो एक बार और देख लेते हैं। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, पहली बात तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जमीनों के ऊपर रेंट कलेक्ट होता था, जिसको हम लगान भी कहते हैं। अब उस लगान को कौन कलेक्ट करता था, जमींदार कलेक्ट करते थे, जहां पर डेट ऑफ कलेक्टिंग द रेंट फिक्स थी, डेट ऑफ कलेक्शन जो थी वो फिक्स थी। अगर उस डेट पर आपने रेंट नहीं पे किया तो आपके सारे राइट्स जो थे वो छीन लिए जाएंगे। प्लस किसी भी तरीके का कोई भी एफर्ट जमींदार या कॉलोनियल गवर्नमेंट किसी के थ्रू भी नहीं किया जा रहा था कि किसी तरीके से हम किसी तरीके से हम कल्टीवेटर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारें या एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट कर लें। तो ऐसा कुछ भी करने के मूड में वो लोग बिल्कुल नहीं थे और ना ही वो इस काम को कर रहे थे, ठीक है। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्लियर। चलो दूसरा है हमारे पास कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये फायदे और नुकसान दोनों के साथ आया हमारे पास, कि ब्रिटिशर्स ने ही बेसिकली पहली बार हमारे इंडियंस को मार्केटिंग सिखाई। अदरवाइज हमारे इंडियंस को उस टाइम तक मार्केटिंग नहीं आती थी, एग्रीकल्चर के एरिया में तो एटलीस्ट वो लोग मार्केटिंग नहीं करते थे, वो हमेशा सब्सिस्टेंस फार्मिंग की तरफ थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जहां पर हम एग्रीकल्चर सिर्फ उतना कर रहे हैं जहां पर हमारा सेल्फ कंजप्शन कंप्लीट हो जाए, यानी कि सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए खेती बाड़ी करना सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाता है। बट हमें ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि आपको एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए आपको एग्रीकल्चर करना चाहिए। प्लस यहाँ लेकिन उन्होंने जो गलत चीज करी वो ये करी कि देखो जो इंडियंस थे उन्हें तो भाई देखो ये था कि हमारे घर में भरपेट खाना आ जाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो ना फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे, ज्यादा से ज्यादा फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे। लेकिन फूड क्रॉप्स की जो मार्केट में डिमांड थी, भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें फूड क्रॉप्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग फूड ग्रेन्स अपने यहाँ पर भी बना लेते थे। उनको जरूरत थी कैश क्रॉप्स की। अब वो लोग कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए कहते थे। अब कैश क्रॉप्स क्या होती थी, कैश क्रॉप्स के अंदर आते थे आपके इंडिगो, जो जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा में ग्रो करने के लिए कहा, इंडिगो, कॉटन, जूट। तो उन्होंने कहा इस तरीके की कैश क्रॉप्स को ग्रो करो, फूड क्रॉप्स को कम ग्रो करो। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फूड क्रॉप्स को ग्रो करना बंद कर दिया था, कुछ ऐसा हुआ कि मान लो ये एक पीस ऑफ लैंड है, तो उन्होंने कहा इतने पे तो आप फूड क्रॉप्स ग्रो कर लो भाई, ताकि थोड़ा बहुत तुम्हें खाना वाना मिलता रहे, तो इतना तुम फूड क्रॉप्स ग्रो कर लो और बाकी बचे हुए पोर्शन पे आप कैश क्रॉप्स को ग्रो करो। तो धीरे धीरे यही दिख रहा था उन्हें कि भाई कमर्शलाइजेशन आना चाहिए। कमर्शलाइजेशन मतलब बिजनेस करो एग्रीकल्चर में भी और मार्केट में बेचने के लिए फार्मिंग करो। तो उन्होंने हमारे फार्मर्स को बहुत ज्यादा फोर्स किया कि फूड क्रॉप से शिफ्ट करो और कैश क्रॉप्स की तरफ आओ। अब क्या होता है कि जब ये कैश क्रॉप्स ग्रो की जाती है ना, जैसे कि इंडिगो, कॉटन और जूट, तो इन कैश क्रॉप्स की वजह से हमारी जो सॉइल थी, हमारी जो लैंड थी, बेसिकली उसकी जो फर्टिलिटी थी वो लगातार कम हो रही थी। और बेटर इक्विपमेंट्स या मैं कहूँ कि कुछ और बेटर फैसिलिटीज वो बिल्कुल भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हो रही थी। सिर्फ जैसी सिचुएशन में हमारी लैंड थी उसी के ऊपर कैश क्रॉप्स को ग्रो कराया जा रहा था, एक्स्ट्रा कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। तो लगातार हमारी लैंड की लेकिन फर्टिलिटी कम हो रही थी, जिसकी वजह से ही अगला पॉइंट हमारा निकल कर आता है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी के कम होने का एक रीजन ये भी है कि ये जो हमने शिफ्टिंग करी थी फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स की तरफ, तो उसकी वजह से भी प्रोडक्टिविटी कम आ रही थी, भले ही बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। तो देखो अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है, इसमें कहा गया दैट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर द सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर द सेल्फ कंजप्शन। कि यहाँ प्रोडक्शन करो क्रॉप्स का लेकिन मार्केट में बेचने के लिए, आप उसे सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी ग्रो मत करो। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल the farmers were given the high price for producing the cash crops like cotton and jute। अब देखो अचानक से फार्मर क्यों छोड़ दे फूड क्रॉप्स को ग्रो करना, वो तो कहेगा जी नहीं भाई मुझे तो अपने परिवार का पेट पालना है, मैं क्यों छोड़ दूं फूड क्रॉप्स को ग्रो करना। तो यहाँ पर उन्होंने उनको फिर लालच दिया, उन्होंने कहा अगर आप कैश क्रॉप्स ग्रो करोगे हम आपको अच्छी प्राइस देंगे, कॉटन उगाओ, जूट उगाओ, हम आपको अच्छी प्राइस देंगे यहाँ पर। तो उनको लालच में फंसाया गया। So, but this could hardly help the farmers in improving their economic condition। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे फार्मर्स को कोई फायदा नहीं हो रहा था फूड क्रॉप से शिफ्ट करके कैश क्रॉप्स पे जाने का। Instead of producing the food crops, now they were producing the cash crops, which were to be ultimately used by the British industry back home।
अब क्यों नहीं फायदा हो रहा था भाई? देखो, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने फूड क्रॉप्स कम कर दी और कैश क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो कैश क्रॉप्स कहाँ जा रही थी भाई? याद करो, ब्रिटिशर्स ने तगड़ी तगड़ी इंडस्ट्री तो सेटअप कर ली थी, बट उस इंडस्ट्री में सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। भाई कॉटन इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी है, कपड़ा बनाने वाली सारी मशीनें वहां पर सेटअप हो गई, बट कपड़ा बनाए कैसे? कॉटन तो है ही नहीं हमारे पास। तो देखो, यहाँ फार्मर्स को लालच दिया, कॉटन ग्रो करा लिया, अपनी इंडस्ट्री में भेजा और वहां से कॉटन क्लोथ्स बनाकर हमारे देश में वापस लिया है और उनको हाई प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, सो ब्रिटिश रूल प्रमोटेड द शिफ्टिंग ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप्स। तो इन्होंने क्या किया? फूड क्रॉप से हमें कहाँ लेकर चले गए थे? कैश क्रॉप्स पे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ने सिर्फ हमें क्या समझाया एग्रीकल्चर के बारे में, कि जहां पहले हम सेल्फ कंजप्शन के लिए ग्रो करते थे क्रॉप्स को, अब हम मार्केट में बेचने के लिए ग्रो करने लग गए। हमने फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में शिफ्टिंग ले ली, लेकिन इस सब चीजों का फार्मर को तब भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उसमें तब भी बिल्कुल भी नहीं सुधरी थी। ठीक है, अब बचे हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसे कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की बात करूं कि प्रोडक्टिविटी के कम होने के क्या कारण थे, तो एक कारण तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि कैश क्रॉप्स की वजह से जो हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही थी, उसकी फर्टिलिटी कम हो रही थी। और उसके अलावा क्या कारण थे? हमारे पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजर्स ना के बराबर इस्तेमाल कर रहे थे, ना के बराबर इस्तेमाल कर रहे थे, जिसने और फार्मर्स के दुख दर्दों को बढ़ा दिया था एंड कंट्रीब्यूटेड टू द लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और इसकी वजह से ही लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी देखने को मिली। फार्मर्स हैड नो एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और फार्मर्स के पास ना तो कोई रिसोर्स थे, ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल करके वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाते। Zamindars and the British rule spent little on agriculture or on the modern technology to implement the agriculture sector। और उसके अलावा जो हमारे जमींदार कह लो चाहे ब्रिटिशर्स कह लो, दोनों में से किसी ने भी 1 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आए, कुछ एग्रीकल्चर फैसिलिटीज इन्हें दे दें, फर्टिलाइजर दे दें, इरिगेशन सिस्टम अच्छा कर दें ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर और अच्छा हो जाए। नहीं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, उनका काम चल रहा था, उन्होंने कहा तो फिर चलने दो। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज या स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अगर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो बेटा उनके पास इन्वेस्टमेंट की भी कमी थी। हमारा फार्मर तो वैसे ही बेचारा बहुत स्मॉल मीन्स का फार्मर था, उसके पास तो अपने लिए इतना कुछ नहीं बच रहा था कि वो क्या इन्वेस्ट करता। प्लस उसने एक बात और बोल दी उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा दिल पर लग रही थी, उसने कहा चलो मान लो फिर भी अगर मैं 5 रुपए बचा भी रहा हूं, मान लो अगर अपनी खेती बाड़ी का काम करके लगान वगान दे के अपना कंजप्शन पूरा करके अगर एक बार को मेरी जेब में 5 रुपए आ भी रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि मेरे को क्या मिलेगा ये 5 रुपए उस जमीन पर लगाने का, जिस जमीन का फायदा फिर से जमींदारों पे या फिर ब्रिटिशर्स पे चला जाएगा। मैं क्यों अपनी जेब का पैसा भी खर्च कर दूं? मैं क्यों वो 5 रुपए लगाऊं जिस 5 रुपए का मुझे फायदा ही नहीं मिलेगा? भाई मैं तो नहीं लगाऊंगा, मुझे तो कोई इंसेंटिव ही नहीं दिख रहा, कुछ ऐसा मोटिवेशन ही नहीं दिख रहा कि मैं अपनी जेब में वो बचा हुआ 5 रुपए भी इस जमीन पे खर्च कर दूं जिस जमीन को मुझसे कभी भी छीन लिया जाएगा, और जिस जमीन के ऊपर किया हुआ फायदा या जो भी फायदा होता है वो सारा फायदा उन लोगों के पास चला जाता है। तो मैं तो नहीं बिल्कुल भी खर्च करना चाहता। तो इस वजह से भी जो रिसोर्सेज की थी वो कमी दिख रही थी और इन्वेस्टमेंट की भी कमी दिख रही थी। ठीक है, सो इंडियाज एग्रीकल्चर वाज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज एंड डीसैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। तो मतलब बिल्कुल भी आप यहाँ पर पैसा खर्च नहीं कर रहे थे, रिसोर्स नहीं थे हमारे पास कि हम लोग टेरेसिंग कर लें, यानी कि वाटर कलेक्शन के लिए कुछ कर लें, फ्लड कंट्रोल करने के लिए कुछ कर लें, अपनी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को ठीक करने के लिए कुछ कर लें। हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। While a small section of the farmer changed their cropping pattern from the food crops to commercial crops, जबकि बहुत सारे फार्मर ने अपना पैटर्न बदल दिया था, वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे आ गए थे, लेकिन तब भी उनके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे। A large section of the tenants, small farmers and the sharecroppers neither had resources and technology nor had the incentive to invest in the agriculture। और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसा शेयर था हमारे छोटे छोटे फार्मर्स का, छोटे छोटे हमारे शेयर क्रॉपर्स का,
जिनके पास खुद के पास ना तो रिसोर्सेज थे, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, और उन्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिख भी नहीं रही थी कि अगर गलती से चलो मैंने 5 रुपए बचा भी लिए तो मैं वो 5 रुपए इस जमीन के ऊपर खर्च करूं, मुझे ऐसा कुछ भी आगे ग्रोथ नहीं दिख रही तो मैं तो नहीं खर्च करूंगा। तो ये 4 रीजन रहे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेगनेंट रहा। ठीक है, तो एक बार बच्चा पार्टी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ अपनी आईईडी को लर्न करते हुए चलें। तो देखो बेटा, हम लोगों ने यहां से पढ़ना शुरू किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर ब्रिटिशर्स के आने के टाइम पर कैसा हो चुका था, उन्होंने किस स्थिति में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कर दिया था। तो बेटा उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो स्थिति, जो स्टेट थी, जो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर था, वो उस टाइम पर हो चुका था स्टेगनेंट। क्या हो चुका था उस टाइम पर? स्टेगनेंट हो चुका था, यानी कि स्टेगनेशन की पोजीशन में था, रुकी हुई ग्रोथ, थमी हुई ग्रोथ, ना के बराबर ग्रोथ। पर इस स्टेगनेशन के रीजन क्या थे, वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से स्टेगनेशन आया? तो मेरा प्यारे प्यारे बच्चे लिख लेना प्लीज एक बार पिक्स के नाम से कि वो 4 पॉइंट क्या है, दोबारा से एक बार अपने हाथ से लिख लो ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तो पहला पॉइंट था प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी कैसी थी बेटा? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, क्योंकि ना तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना अच्छा इरिगेशन सिस्टम था, ना हमारे पास कह सकते हो कि फर्टिलाइजर्स मिल रहे थे। जमींदार और ब्रिटिशर्स कोई भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। फिर अगला पॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए आया कि हमारे पास स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि रिसोर्सेज की कमी थी, कि ना तो हमारे खुद के पास कोई पैसे थे, और अगर पैसे कुछ थोड़े बहुत थे भी तो वो हम उसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद सी से था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमें फार्मर्स ने हमें ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि फूड क्रॉप्स में कुछ नहीं रखा है, तुम लोग कैश क्रॉप्स ग्रो करो और हम तुमको उसके लिए अच्छा पैसा देंगे। अब उन्होंने हमें यहाँ पर मार्केट में बेचने के लिए समझाया कि आप एग्रीकल्चर इसलिए मत करो कि सिर्फ सेल्फ कंजप्शन हो जाए, आप फार्मिंग को इसलिए करो ताकि आप मार्केट में उस सामान को बेच पाओ। तो ये चीज उन लोगों ने कर दी हमारे एग्रीकल्चर में। फिर सेटलमेंट सिस्टम ऐसा चल रहा था कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम चल रहा था, जहां पर भर भर के हमारे छोटे छोटे फार्मर्स से लगान कलेक्ट किया जाता था, जो कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था हम लोगों के लिए, कि जो बेचारा किसान इतनी मेहनत से क्रॉप को ग्रो करता है उसका 90% हिस्सा तो एज अ रेंट एक सरकार ही ले जाती है, यानी कि बीच के जमींदार ही ले जाते हैं, बचे कुचे से वो बेचारे अपने परिवार का पेट पालते थे। तो कितना गलत हो रहा था उस टाइम पे, कितना गलत लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। वो जमींदार बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, डराते थे, धमकाते थे, ये बोलते थे कि अगर सही समय पर लगान नहीं दोगे तो तुमसे तुम्हारी जमीन भी छीनी जा सकती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आई होप कि अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी और आप लोगों ने सारी चीजों को याद भी कर लिया होगा। तो चलो बच्चों, अब एग्रीकल्चर सेक्टर तो हुआ खत्म, अब बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर से शुरुआत करते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फिर से पूरा एक बैकग्राउंड हमें चेक करना होगा कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए तो उस टाइम पर अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो ऐसी कोई खास बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमारे पास तब भी नहीं थी। अगर मैं बहुत ही रियलिटी आपको बताऊं तो यस, इंडस्ट्री के मामले में हमारा जो इंडिया था वो पीछे था। उस टाइम पर भी भले ही हमारी प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, लेकिन उस प्रॉस्परस इकोनॉमी में कमी थी इंडस्ट्रीज की। हमारे पास बिल्कुल भी हैवी गुड्स, हैवी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी। एक आधी कोई इंडस्ट्री अगर रही भी होगी तो हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पर नहीं थी। दूसरी चीज़, एक इंडस्ट्रीज थी जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर फल फूल रही थी, वो थी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी हमारे इंडिया की, और यही स्ट्रेंथ ब्रिटिशर्स को खटक रही थी। तो जब उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद किया, तो उसके बाद जब उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर अपनी नज़र दौड़ाई तो उनकी सीधी नज़र पड़ी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे, और उन्होंने ये देखा कि यार हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सारे के सारे रिसोर्सेज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लग रहे हैं, और इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का हमें क्या फ़ायदा है? हमने तो अपने यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है, मशीनें लगा रखी हैं, हम तो मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को कौन खरीदेगा? हमें तो जरूरत ही नहीं है। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स वो हाथ से बने हुए सामान को नहीं इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ से बने हुए सामान वर्ल्ड में बहुत फेमस थे। अब उन्हें यही लगता था कि यार अगर इस इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया तो हो सकता है कल को इंडिया जीत जाए।
तो उनको बस यही लगा कि यार ये इंडस्ट्री इसको बंद करना बहुत जरूरी है, प्लस यहाँ के रिसोर्सेज हम वहां लगाएंगे ना जिस चीज की हमें जरूरत है, यहाँ से बाहर निकालो इन सबको, इनको थोड़ी ना इंडस्ट्री सेटअप करने देना है, इंडस्ट्री तो हमने सेटअप कर रखी है, इनको तो सबको लगाओ एग्रीकल्चर के काम में, बोलो इनको कि भाई कैश क्रॉप्स ग्रो करो और हमारी इंडस्ट्रीज में बेचो, हमारी इंडस्ट्रीज में भेजो ताकि वहां से सामान बना के हम यहाँ पर लेकर आए। तो उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको तबाह कर दिया। अब आगे की कहानी देखो कि क्या क्या हुआ। So as in the case of agriculture, so also in the manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. अब देखो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के पीछे तो मुझे लगता है कि यार फिर भी उनका कोई एक मोटिव होना चाहिए था, क्योंकि उनको सारा सामान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा था। जब सारा सामान हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रहा था तब अगले बंदों ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप नहीं किया। तो सोचो इंडस्ट्री तो उनके खुद के यहाँ पर ऑलरेडी इतनी सारी थी, तो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री वो क्यों डेवलप करते। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर हमारा कोई इंडस्ट्रियल बेस यहाँ पर नहीं बन पाया। इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, इवन जो बची कोची थोड़ी बहुत इंडस्ट्री हमारी थी भी फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको भी उन्होंने खराब कर दिया, तबाह कर दिया। एंड नो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप टू टेक द प्राइड ऑफ द प्लेस सो एंजॉयड बाय द फॉर्मर। और उसके रिप्लेसमेंट में किसी तरीके की और कोई मॉडर्न इंडस्ट्री भी उन्होंने यहाँ पर हमें सेटअप करने नहीं दी। ठीक है, अब चलो, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या सिचुएशन थी तो आप क्या बताएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर तो स्टेगनेंट है, अगर आपसे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टेट पूछे तो क्या बताओगे। तो भैया इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टेट आप बताएंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर था उस टाइम पर पुअर एंड बैकवर्ड। क्या बताएंगे, पुअर एंड बैकवर्ड। ठीक, द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज पुअर एंड बैकवर्ड। अब इसके पुअर और बैकवर्ड होने के रीजन क्या है, तो उसके लिए पागल हो गए हम लोग और हमने क्लिप ली, हमने ब्रिटिशर्स के पागलपने की क्लिप ली और उसमें छिपाए अपने सारे के सारे पॉइंट्स। तो मैड क्लिप आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, जिसमें एम है बेटा मॉडर्न इंडस्ट्री जिसकी हो रही थी ब्लीक ग्रोथ, ए से है हमारे पास एडवर्स इफेक्ट क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का उसको खत्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, नई डिमांड मशीन मेड प्रोडक्ट्स की, बहुत ज़्यादा कंपटीशन का आना। तो ये कुछ खतरनाक इफेक्ट हमें देखने को मिले। डी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सी से कैपिटल गुड इंडस्ट्री जिसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, लो कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी एल से, और पी से हमारा पब्लिक सेक्टर जिसका उस टाइम पे रोल चल रहा था बिल्कुल लिमिटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैड क्लिप से याद रखेंगे, जहाँ पर आई से तो कुछ नहीं है बट बाकी सब चीज़ों से आपको पॉइंट दिख रहे होंगे। ठीक है, चलो अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट है हमारे पास डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको आप डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी कह सकते हो। तो देखो बेसिकली क्या हुआ, उन्हें तो ये लगा कि ये इंडस्ट्री में काम करके क्या हो रहा है, हमें तो इस इंडस्ट्री का सामान चाहिए नहीं और इन लोगों की हमें सुननी नहीं है क्योंकि शासन तो हमारा चल रहा है, तो इन लोगों के हिसाब से थोड़ी ना काम होगा, काम तो हमारे हिसाब से होगा। तो उन्होंने कहा बंद करो अपनी इन इंडस्ट्रीज को, इन्हें हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं होने वाला है और तुम्हें जो काम कहा जा रहा है वो करो। तुम्हें क्या कहा जा रहा है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो एग्रीकल्चर में लगो, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल बनाओ, एक्सपोर्ट करो रॉ मटेरियल का। याद है ना क्या हो रहा था, ये हमारा भारत यानी कि हमारा इंडिया और इधर चल रहा था ब्रिटेन, तो यहाँ से सारा का सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया जा रहा था। क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा था बेटा, सारा का सारा रॉ मटेरियल, और बदले में उन्हीं ब्रिटेन से मशीन मेड प्रोडक्ट्स बनके हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किए जा रहे थे। हमारी मार्केट में बेसिकली हमारा ही सामान नए रूप में बेचा जा रहा था। तो बेसिकली ये चल रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये चल रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक डिक्लाइन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या था कि बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ लगातार हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको कम किया जा रहा था। मेन मोटिव जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उसके पीछे क्या थे, वही रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश गुड्स बेचना है। सो द कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉलोड दिस पॉलिसी
मेनली फॉर 2 रीजन। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे ब्रिटिशर्स के वो कौन से 2 प्राइमरी मोटिव थे। तो ये मोटिव ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो अपने फर्स्ट एपिसोड में, बस एक बार उसको और रिकॉल करना है। तो पहला मोटिव क्या था? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। उनको हमारे यहाँ से सारा रॉ मटेरियल चाहिए था। सो इंडिया वॉज रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल सप्लायर करने वाले बन गए थे, कॉटन, जूट, इंडिको वगैरह दे रहे थे। एंड दीज रॉ मटेरियल वर एक्सपोर्टेड, और यही सारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होते थे ब्रिटेन में फॉर द यूज इन इट्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज, ताकि इस सब सामान को वो अपने मॉडर्न इंडस्ट्री में यूज कर सके। ठीक। मार्केट फॉर द ब्रिटिश गुड्स। अब क्या हो रहा था? दूसरा मोटिव कि भाई इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बनाना था, तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया वॉज कन्वर्टेड इनटू द लार्ज मार्केट फॉर द फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन, कि जो भी फिनिश गुड्स ब्रिटेन में बनते थे वो सारे हमारे यहाँ की मार्केट में आकर बेचे जाते थे। दिस एंश्योर्ड द कंटिन्यूअस एक्सपेंशन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को। तो देखो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारे इंडिया के अंदर, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये पॉलिसी थी क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी यही कह रही थी कि हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? हम एक्सपोर्ट करने लग गए थे रॉ मटेरियल का, और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के सारे प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में आके क्या हो रहे थे? बेचे जा रहे थे। ठीक है, समझ आ गई यहां तक बात? अब अगला पॉइंट ना इसी से निकलता है कि अब जब आपने हमारे यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद कर दी, डिक्लाइन हो गई, मतलब बिल्कुल खत्म हो गई, तो उससे क्या इंपैक्ट हुआ होगा? आप खुद सोचो। एक इंडस्ट्री, मान लो उसके अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा? तो 50 के 50 लोग बेरोजगार हो गए, एकदम से उनका रोजगार छिन गया। अब इंसान अपने जीने के लिए क्या करेगा? वो वही वाले सोर्स पर जाएगा जो सोर्स उसे दिख रहा होगा उस टाइम पे कमाने के लिए। तो क्या दिख रहा था? एग्रीकल्चर। ऑलरेडी 200 लोग लगे हुए थे एग्रीकल्चर में। फॉर एन एग्जाम्पल 200 लोग ऑलरेडी लगे हुए, कि मान लो ये एक छोटा सा, एक सिंपल से अगर मैं आपको बात समझाऊं, तो एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, ये भरा हुआ है ऑलरेडी लोगों से। ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए, मान लो एक सोफा है, उस सोफे पे 3 लोगों के बैठने की जगह है, 3 लोगों के बैठने की जगह है, 7 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं उसके ऊपर। अब 2 लोगों को और बैठना है, तो भाई वो 9 लोग कैसे एडजस्ट होंगे? उस सोफे की ऐसी तैसी करोगे क्या? वो बेचारा सोफा बिल्कुल ऐसे कहेगा कि अरे मैं तो मर जाऊंगा भाई, हट जाओ यहाँ से, टूटने की कगार पे आ जाएगा। तो एग्रीकल्चर के साथ भी तो ये हो रहा था। इतने सारे लोग भर भर के ऑलरेडी लगे हुए हैं एग्रीकल्चर में। फिर जो लोग इंडस्ट्री से बेरोजगार हुए, जिनका एम्प्लॉयमेंट छिन गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो लोग भी यहाँ आके काम करना शुरू कर दिया। तो प्रेशर किसके ऊपर बढ़ा? एग्रीकल्चर के ऊपर बढ़ा। और याद करो, जब जरूरत से ज्यादा लोग कहीं पे काम कर रहे होते हैं तो उसके से क्या हो रहा होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। पर ठीक है, लगे हुए हैं काम पर कि चल यार कुछ ना से कुछ होना बेटर होता है। तो ये पहला रीजन रहा कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है। दूसरी चीज, अब जब एक इंडस्ट्री बंद हो गई, अब वहां से तो प्रोडक्ट मिलेंगे नहीं, तो अब कहीं ना कहीं किसी और के प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। अब अल्टीमेटली मैं मान लो पिज्जा खाती हूँ, ठीक है, मैं हमेशा पिज्जा खाया करती थी, अब मुझे पिज्जा नहीं मिल रहा है। पहले पिज्जा और बर्गर दोनों मुझे मार्केट में दिख रहे थे, लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे पिज्जा पसंद है तो मैं हमेशा पिज्जा को ही घर पे खरीद कर लेकर आया करती थी। लेकिन आज जब मुझे दिख रहा है कि यार पिज्जा तो मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे बर्गर खाना ही पड़ेगा। पहले मैं टेस्ट के लिए भी उसे नहीं खा रही थी, लेकिन अब जब मेरा ऑप्शन ही खत्म हो गया पिज्जा का, तो अब तो मुझे बर्गर उठा के खाना ही पड़ेगा। तो अब जब मैंने बर्गर खाया तो कहीं ना कहीं अब मुझे उसका टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो पिज्जा से भी अच्छा है। तो हम यूज टू हो गए, हम अब और उसकी तरफ बढ़ने के लिए लग गए कि अब बर्गर नहीं, अब तो हम कुछ और भी खाएंगे, अब तो हम पास्ता भी खाएंगे। तो ये क्या हो रहा था कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे थे, हम लोग उनके मशीन मेड प्रोडक्ट्स की और ज्यादा डिमांड करने लग गए थे। ठीक है, तो देखो यही हुआ यहाँ पर, 2 एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहला तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस थे उनका रोजगार छिन चुका था, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट फैल चुका था,
बहुत सारे अनएम्प्लॉयड क्राफ्टमैन जो थे वो एग्रीकल्चर की तरफ जाने लग गए, जिसकी वजह से जो प्रेशर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बढ़ गया। जैसे कि एक स्किल्ड हैंडलूम वीवर जो था अब वो फार्मर बन गया। क्यों? क्योंकि उसका वीविंग बिजनेस उससे छिन चुका था। सेकेंड, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब वही डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो गया। ब्रिटिश रूल ने इन्फ्लुएंस किया अपना लाइफस्टाइल, अपनी थिंकिंग इंडियंस के ऊपर। न्यू एजुकेटेड एंड वेल्दी क्लास डेवलप्ड। अब वही उनकी देखा देखी हम भी उनके जैसे बनने शुरू हो गए। दिस क्लास प्रेफर्ड द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स ओवर द इंडियन प्रोडक्ट्स। अब जब एक बार हमने ब्रिटिश गुड्स इस्तेमाल करने शुरू किए, वो मशीन मेड प्रोडक्ट, तो अब हमें वो अच्छे लगने लग गए हैं। ठीक है। द ग्रोइंग डिमांड वॉज फुलफिल्ड थ्रू द इंक्रीज इम्पोर्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन। और अब हम उन सब चीज़ों को ज़्यादा डिमांड भी करने लग गए। और जब हम उन सब चीज़ों को डिमांड भी करने लग गए तो उससे क्या हुआ, ब्रिटेन की तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट होने लग गया। पहले कपड़े धोने के लिए 9 लखा साबुन इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब हमारे हाथ में मशीन मेड प्रोडक्ट आ गया, दूसरे तरीके के साबुन आने लग गए, तो हम भूल गए ना उस 9 लखा साबुन को। तो क्या हुआ, वो गायब हो गया हमारे मार्केट से। तो यही तो हुआ हमारे इंडियन मार्केट्स के अंदर, यही तो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ। जब मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए तो हम लोगों ने उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा डिमांड करना शुरू कर दिया और इंपोर्ट इस चक्कर में हमारे यहाँ पर बढ़ गया था। ठीक है। अब तीसरा क्या हुआ इसकी वजह से, कंपटीशन। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारा कंपटीशन बढ़ गया। अब पहले हम उस चीज को इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, हमें उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सो ब्रिटिश फैक्ट्रीज प्रोड्यूस द गुड्स ऑन मशीन्स एट वेरी लो कॉस्ट। अब वो सस्ता बनाते थे क्योंकि मशीनों की मदद से तो सामान जल्दी भी बनता है और सस्ता भी बनता है। तो ये प्रोडक्ट्स सस्ते थे हमारे हैंडमेड इंडियन प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। भाई हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो सामान बना रही थी उसके कंपैरिजन में ये सामान सस्ता पड़ रहा था क्योंकि मशीनों से जल्दी बन रहा था। सो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कुड नॉट कम्पीट विद देम। तो हमारी जो इंडस्ट्री थी वो उनके साथ कंपटीशन नहीं लड़ पाई। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो कुछ लोग एक आध इंडस्ट्री चला भी रहे थे उनको वो अपने कारखाने, अपनी वो इंडस्ट्रीज क्या करनी पड़ गई थी, बंद करनी पड़ गई थी। ठीक है। तो पहले तो हमने ये पढ़ा कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को कम कर दिया गया, ऑलमोस्ट खत्म करने की सिचुएशन पे उसको लेकर आए, दो रीजंस की वजह से, अपने दो मोटिव की वजह से। एक तो उन्हें हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट कराने थे रॉ मटेरियल, दूसरा अपने फिनिश गुड्स को हमारी मार्केट में आकर बेचना था। फिर उसी की वजह से एडवर्स इफेक्ट निकले। पहला, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, एग्रीकल्चर में जाकर काम करने लग गए, एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन बढ़ गया। दूसरा, हमारा पैटर्न ऑफ डिमांड बदल गया क्योंकि अब हमारे सामने ब्रिटिशर्स के गुड्स थे, यानी कि ब्रिटेन इंडस्ट्री से आए हुए गुड्स थे, जिसको हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट्स की कमी हो रही थी। तीसरा, जब इंडियन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में हमने मशीन मेड प्रोडक्ट्स देखे ब्रिटेन इंडस्ट्री के, तो वो सस्ते थे। तो सस्ते हो जाने की वजह से ज़्यादा जो जनता थी वो उन्हीं के प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद कर रही थी, जिसकी वजह से हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स जो है उस कंपटीशन को फेस नहीं कर पाए और जो बची कुछ एक आध इंडस्ट्री थी वो भी हमें परमानेंटली बंद करनी पड़ी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्लीक का मतलब होता है स्लो। हमारे पास जो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री अगर थी भी, इक्का दुक्का मॉडर्न इंडस्ट्री अगर थी भी, तो उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी या लिमिटेड थी। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल रिमेन वेरी स्लो एंड लिमिटेड। ओनली द फ्यू इंडस्ट्रीज सच एज द टाटा आयरन एंड स्टील एंड शुगर इंडस्ट्री वर एस्टैब्लिश। तो ये इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज थी, टाटा आयरन वगैरह जमशेद जी ने सेटअप करी थी, तो बस वही इंडस्ट्रीज कुछ हमारे यहाँ थी, या एक आधी शुगर इंडस्ट्री थी, उसके अलावा हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट एनकरेज ऑन अ लार्ज स्केल, और इसको बढ़ावा भी नहीं मिल रहा था। गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था वो भी यहाँ पर बहुत कम था। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे यहाँ पर जो ग्रोथ रेट था वो कैसे था, बिल्कुल स्लो, ब्लीक ग्रोथ बोलेंगे उसको। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की बात करूं तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ पर बहुत कम थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करती हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं, यानी कि मशीनें वगैरह। तो मशीनों को बनाने के लिए भी जो इंडस्ट्रीज चाहिए होती हैं वो इंडस्ट्रीज भी हमारे यहाँ पर नहीं थी, मतलब ना के बराबर थी। सो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस द मशीन्स एंड मशीन्स टूल्स दैट आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। यानी कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज के अंदर हम मशीन या मशीन टूल्स को बनाते हैं जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं। बट इंडिया के पास इन वाली इंडस्ट्रीज की भी बहुत कमी थी। लैक ऑफ मशीन मेकिंग इंडस्ट्रीज, उसने भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को कम कर दिया कि जब हमारे पास मशीनें बनाने के लिए ही इंडस्ट्रीज नहीं है तो और ग्रोथ जो थी हमारी वो रुक गई। सो
ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट डेवलप द इंडस्ट्रियल बेस, तो ब्रिटिशर्स ने कोई इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं किया, उनका तो बस यही था कि इंडिया डिपेंड हो जाए ब्रिटेन पे मशीनें खरीदने के लिए, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद और क्या पॉइंट्स थे, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब भाई कितनी गिनी चुनी तो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद करा दी, मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे पास गिनी चुनी थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी, तो कहाँ से आता पैसा, जीडीपी कहाँ से जनरेट होती, कहाँ से इनकम आती, तो लो लेवल पर थी। सो द ग्रोथ रेट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री रिमेन्ड वेरी लो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली अ स्मॉल शेयर टू इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो हमारे इंडिया की तरफ से जो शेयर जा रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से जो शेयर जा रहा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस वैल्यू एडेड में, वो ना के बराबर जा रहा था, क्योंकि कुछ था ही नहीं हमारे पास, कहाँ से हम ग्रोथ दिखाते। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन फेल्ड टू बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से तो कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही थी। अब पब्लिक सेक्टर की अगर बात करूं तो भाई सरकार से हमने दरख्वास्त करी, हम सरकार की तरफ देख रहे हैं कि शायद सरकार इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करेगी। सरकार तो पहले ही हमारी लुटी हुई थी, भाई ब्रिटिशर से तो थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट में ही तो थे हम लोग, वो क्यों चाहेंगे हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, तो उनका बिल्कुल लिमिटेड रोल था, मुंह फेर लेते थे वो हमारी इंडस्ट्रीज को देखते, हमारे अगर लोग कहते भी थे कि यार कुछ कर लो इंडस्ट्रीज के लिए, उधर मुंह कर लेते, सुनते ही नहीं थे, बहुत लिमिटेड रोल था सरकार का। The public sector had a very limited scope during the British rule. It was mainly confined to the railways, power and communication ports. इन सब की तरफ बहुत ध्यान था उनका कि कहाँ नजर दौड़ाते थे, रेलवे डेवलप कर लो, कम्युनिकेशन डेवलप कर लो, पावर जनरेशन कर लो, पोर्ट्स की तरफ ध्यान दे लो। क्यों? क्योंकि यहीं से तो अल्टीमेटली उनका फॉरेन ट्रेड चलता था, भाई सामान को लाने ले जाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत थी या नहीं थी, तो इनकी तरफ तो वो ध्यान देते थे, लेकिन बाकी किसी चीज की तरफ कि ऐसी कोई इंडस्ट्री डेवलप करें जिससे ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट हो, उसमें उनका कोई ध्यान नहीं था। कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स थी, लेकिन फिर वही बात, वो सारी इंडस्ट्री सिर्फ उन्हीं के फायदे के लिए थी। सो गवर्नमेंट डिड नॉट एस्टैब्लिश इंडस्ट्री दैट कुड प्रमोट द ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसी कोई इंडस्ट्री उन्होंने सेटअप नहीं करी जो इंडिया का डेवलपमेंट कर जाए, ठीक है। तो ये था बेटा हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, इसकी वजह से ही हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पुअर और बैकवर्ड था। अब एक बार मुझे सारे बच्चे ध्यान से मेरे साथ पढ़ेंगे और अपने घर पे बैठकर बोलेंगे और याद करेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ था। इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखकर हम हो गए थे पागल और हमने ली क्लिप्स, मैड क्लिप, जहां पर सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पर कोई खास मॉडर्न इंडस्ट्रीज नहीं थी, और अगर कोई थी भी तो वो उनकी ग्रोथ रेट बिल्कुल स्लो थी, यानी कि ब्लीक ग्रोथ थी। हमारे यहाँ पर जो सबसे पहले, चलो हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ लेते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उनको बंद कर दिया गया था क्योंकि दो मोटिव थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना था, हमारी मार्केट में आके सामान बेचना था। अब इन इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन होने से, बंद हो जाने की वजह से इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हुए। हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ा, मैन मेड प्रोडक्ट्स की तरफ हम अट्रैक्ट हुए, न्यू पैटर्न आया डिमांड का, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज उन कंपटीशन को फेस नहीं कर पाई, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, इसकी बहुत कमी थी, ऐसी इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी जिससे हम मशीन या मशीन टूल्स बना सके फिर आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सके, तो उसकी कमी थी। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज ही नहीं थी, तो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी ऑलमोस्ट नील आ रहा था, और पब्लिक सेक्टर भी हमें डेवलप करने के लिए कुछ भी खास नहीं कर रही थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर। आज मैंने आपको एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों पढ़ाए अच्छे से। एक बार अच्छे से उसको अपनी बुक में से रीड करना, चाहे आप एनसीईआरटी हो या कोई भी रेफरेंस बुक हो, ठीक है। मिलूंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।